नमस्कार श्रोताओं का स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों में झांक रहे हैं जो बहुत दिलचस्प है। शाकंभरी के चाहमान, जिन्हें हम आमतौर पर चौहान राजवंश के नाम से जानते हैं, और हमारे पास कुछ ऐतिहासिक लेख और शोध है जो इस राजवंश के पूरे सफर को, उसकी कहानी को दर्शाते हैं। तो आज हमारा मकसद है इस राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके प्रमुख शासक कौन थे, उनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और हाँ, उनकी सांस्कृतिक विरासत, खासकर उस दौर की जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। सही कहा। अक्सर होता ये है कि पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही लोगों को सिर्फ तराइन की लड़ाइयां याद आती हैं, लेकिन मतलब इस वंश की कहानी उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है, कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल जरूर। तो चाहमान वंश की शुरुआत, जैसा आपने कहा, हाँ। शाकंभरी के चाहमान, इनकी शुरुआत जांगल देश, जिसे सपालक्ष भी कहते थे, वहां हुई। अच्छा, जांगल देश। जांगल देश। ये आज का कौन सा इलाका हुआ? ये मोटे तौर पर आज के राजस्थान का, समझ लीजिए, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र। और इसके संस्थापक वासुदेव माने जाते हैं। ये लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास की बात है। हाँ, काफी पुराना वंश है। हाँ, काफी पुराना। और उनकी राजधानी शुरू में अहिछत्रपुर थी, जिसे आज हम नागौर के नाम से जानते हैं। बाद में राजधानी शाकंभरी बनी, यानी आज का सांभर। सांभर, जागी झील मशहूर है। वही सांभर। और एक दिलचस्प बात ये भी है, कुछ मान्यताएं हैं, खासकर पौराणिक कथाओं या बाद के लेखों में, कि इस वंश की उत्पत्ति ही बाहरी हमलावरों, शायद शुरुआती तुर्क या अरब आक्रमणकारियों से पुष्कर तीर्थ की रक्षा के लिए हुई थी। अच्छा, ये तो काफी रोचक है। मतलब शुरुआत से ही एक रक्षात्मक भूमिका। हाँ, कुछ वृत्तांत ऐसा कहते हैं। जी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इसकी पुष्टि करना मुश्किल है, पर ये मान्यता उनकी छवि से जुड़ी हुई है, तो ये शुरुआती एक तरह से संघर्ष और अपने क्षेत्र को बचाने की कहानी कहती है। तो वासुदेव के बाद जाहिर है कई शासक हुए होंगे। सीधे अजयराज द्वितीय पर आए या बीच के कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं? देखिए, वासुदेव के बाद कई शासक हुए हैं, जैसे दुर्लभराज प्रथम, गुवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय वगैरह। उन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, प्रतिहारों के सामंत के रूप में भी रहे कुछ समय। लेकिन अगर हम एक महत्वपूर्ण मोड़ की बात करें तो अजयराज द्वितीय का नाम लेना जरूरी है। हाँ, अजयराज द्वितीय। उनका समय था लगभग 1110 से 1135 ईस्वी। और सबसे बड़ा काम तो अजमेर शहर की स्थापना है ना, अजयमेरू। बिल्कुल, अजयमेरू यानी आज का अजमेर। ये सिर्फ एक शहर बसाना नहीं था, ये एक रणनीतिक कदम था। उन्होंने एक मजबूत किला बनवाया तारागढ़ पहाड़ी पर। ये जगह मैदानी इलाकों पर नजर रखने और उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों, खासतौर पर गजनवियों के हमलों के खिलाफ एक बहुत मजबूत रक्षा पंक्ति साबित हुई। तो ये उस समय के हिसाब से बहुत दूरदर्शिता वाला कदम था। यकीनन। और उन्होंने सिर्फ किला नहीं बनवाया, उन्होंने नागौर पर, जो शायद उनके हाथ से निकल गया था या कमजोर पड़ गया था, उस पर फिर से अधिकार किया और गजनवियों की सेनाओं को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका। ये उनकी सैन्य क्षमता दिखाता है। और आपने पहले सिक्कों का जिक्र किया था। उनके सिक्कों पर रानी सोमल देवी या सोमलेखा का नाम मिलता है। ये बात मुझे बड़ी अनोखी लगती है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। मध्यकालीन भारत में सिक्कों पर रानी का नाम मिलना सामान्य नहीं था। ये दिखाता है कि रानी सोमल देवी का प्रशासन में या शायद शाही परिवार में कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। हो सकता है वो आर्थिक मामलों में दखल रखती हो, या फिर ये उनके प्रति अजयराज के सम्मान का प्रतीक हो। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उस समय की सामाजिक या राजनीतिक स्थिति पर भी कुछ रोशनी डालता है। बिल्कुल, हर छोटा सा सुराग महत्वपूर्ण होता है इतिहास में। अजयराज के बाद उनके बेटे अर्णोराज गद्दी पर बैठे। अर्णोराज, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? अर्णोराज, उनका समय लगभग 1135 से 1150 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। अजमेर के पास आना सागर झील का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। कहते हैं तुर्कों पर विजय के बाद उस जमीन को पवित्र करने के लिए। अच्छा, आना सागर झील वो इन्हीं की देन है। और सैन्य मोर्चे पर? हाँ, सैन्य मोर्चे पर भी वो सक्रिय रहे। उन्होंने अजमेर के पास मुस्लिम सेनाओं को, संभवतः गजनवियों की ही टुकड़ियों को हराया। मालवा में भी उन्होंने सफलता हासिल की, वहां के परमार शासक नरवर्मा या शायद यशोवर्मा के खिलाफ। तो विस्तार जारी रहा। हाँ, और साथ ही कूटनीति भी। गुजरात के शक्तिशाली चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की बेटी कांचन देवी से विवाह किया। हालांकि बाद में जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल से इनके संबंध बिगड़ गए और युद्ध भी हुआ। तो ये पड़ोसी राज्यों से रिश्ते हमेशा बदलते रहते थे, कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी। बिल्कुल।
ये उस युग की सच्चाई थी। हर शक्तिशाली राज्य अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता था। अर्णोराज ने चालुक्यों से संबंध जोड़े, लेकिन बाद में उन्हीं से संघर्ष भी करना पड़ा। दुर्भाग्य से अर्णोराज की हत्या उनके अपने ही बेटे जगद्देव ने कर दी। ओह, ये तो पारिवारिक कलह वाली बात हो गई। हाँ, राजघरानों में सत्ता संघर्ष आम बात थी। हालांकि जगद्देव ज्यादा समय शासन नहीं कर पाए, उनके भाई विग्रहराज चतुर्थ ने उन्हें हटाकर गद्दी संभाली। और यहीं से आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय था लगभग 1150 से 1164 ईस्वी, और इनके समय में तो चाहमान शक्ति अपने शिखर पर पहुंची, ऐसा कहते हैं। हाँ, काफी हद तक सही है। विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य शासक थे। उनके समय में चाहमान साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। सबसे बड़ी उपलब्धि थी दिल्ली और हांसी पर कब्जा करना। दिल्ली, जो उस समय तोमरों के अधीन थी। जी हाँ, दिल्ली उस वक्त तोमरों की राजधानी थी। विग्रहराज ने तोमरों को हराकर दिल्ली को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी, जिसने चाहमानों को उत्तर भारत की राजनीति के केंद्र में ला दिया। और हांसी आज के हरियाणा में भी एक महत्वपूर्ण किला था। उस पर कब्जा करने से पंजाब की तरफ से आने वाले हमलावरों पर नजर रखना आसान हो गया। उन्होंने सिर्फ तोमरों को ही नहीं हराया, बल्कि दक्षिण में गुजरात के चालुक्य राजों कुमारपाल पर भी आक्रमण किया। हालांकि उसके नतीजे बहुत स्पष्ट नहीं हैं। और मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ उनकी क्या नीति रही? उन्होंने गजनवियों या उस समय के अन्य मुस्लिम हमलावरों को सफलतापूर्वक पीछे धकेला। उनके शिलालेखों में उन्हें मलेच्छु, बाहरी आक्रमणकारियों के लिए प्रयुक्त शब्द, का विनाश करने वाला बताया गया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा को काफी सुरक्षित रखा अपने समय में। तो वो एक योद्धा और साम्राज्य निर्माता थे, लेकिन उनकी एक और पहचान भी है ना? कला और साहित्य के संरक्षक की। बिल्कुल सही। ये विग्रहराज चतुर्थ की खासियत थी। वो सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे, कलम के भी धनी थे। उन्होंने स्वयं हरकेली नाम का एक संस्कृत नाटक लिखा। उन्होंने खुद लिखा? एक राजा ने? हाँ, उन्होंने खुद। और ये कोई साधारण नाटक नहीं था। इसकी विषय वस्तु महाभारत के किरात अर्जुन प्रसंग पर आधारित थी। और कमाल की बात यह है कि इस नाटक के कुछ अंश आज भी अजमेर में पत्थर की शिलाओं पर खुदे हुए मिलते हैं। कहाँ पर? अजमेर में कहाँ? ये उसी इमारत की सीढ़ियों पर मिले हैं, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदल दिया, और जो आज 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाती है। अच्छा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा असल में पहले कुछ और था? जी हाँ, वो मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत महाविद्यालय और सरस्वती मंदिर था। हरकेली नाटक के अंश वहीं उत्कीर्ण करवाए गए थे। इससे पता चलता है कि वो शिक्षा और कला को कितना महत्व देते थे। ये तो अद्भुत जानकारी है। मतलब जिसे हम एक मस्जिद के रूप में जानते हैं, वो कभी ज्ञान का केंद्र था। बिल्कुल। और सिर्फ उन्होंने खुद ही नहीं लिखा, उनके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाम का एक और नाटक लिखा, जिसमें विग्रहराज और एक काल्पनिक राजकुमारी की प्रेम कहानी है। ये भी संस्कृत साहित्य का एक अच्छा उदाहरण है। सकते हैं उन्होंने साम्राज्य को विस्तार दिया, उसे सुरक्षित किया, और साथ ही कला, साहित्य और शिक्षा को भी भरपूर प्रोत्साहन दिया। उनका शासनकाल छोटा रहा, लगभग 14 साल, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। उनके बाद क्या हुआ? क्या ये स्थिरता बनी रही? दुर्भाग्य से नहीं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद कुछ समय के लिए अस्थिरता आई। उनके बेटे अपर गंगेया ने कुछ समय शासन किया। फिर उनके चाचा पृथ्वीराज द्वितीय शासक बने। फिर सोमेश्वर गद्दी पर बैठे, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे। सोमेश्वर का शासनकाल भी छोटा रहा। और फिर आते हैं भारतीय इतिहास के शायद सबसे चर्चित शासकों में से एक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हाँ, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। उनका शासनकाल लगभग 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा। 1177 मतलब जब वो गद्दी पर बैठे तब उनकी उम्र बहुत कम रही होगी। हाँ, अनुमान है कि उनका जन्म लगभग 1166 ईस्वी में हुआ था। तो जब उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हुई और वो राजा बने, तब वो महज 11 या 12 साल के रहे होंगे। उनकी मां कर्पूरी देवी ने शुरुआती सालों में संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला। एक महिला शासक संरक्षिका के तौर पर ही सही, ये भी दिलचस्प है। बिल्कुल। कर्पूरी देवी एक योग्य प्रशासक साबित हुई और उनके भरोसेमंद मंत्री थे कदम्बावास, जिन्हें कैमास भी कहा जाता है। कुछ स्रोत भुवनेई कमल नामक मंत्री का भी उल्लेख करते हैं। इनकी मदद से शुरुआती चुनौतियों का सामना किया गया। शुरुआती चुनौतियां मतलब कम उम्र में राजा बनने पर विरोध हुआ होगा? हाँ, विरोध हुआ। सबसे पहले तो राज्य के भीतर ही कुछ विद्रोह हुए, जैसे नाग या नागवंशी कहे जाने वाले समूह का विद्रोह, जिसे कदम्बावास की मदद से दबाया गया। फिर उनके अपने चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया और गुड़ापुरा
यानी गुड़गांव के किले पर कब्जा कर लिया। अच्छा, परिवार में ही विद्रोह। हाँ, पृथ्वीराज ने सेना भेजकर नागार्जुन के विद्रोह को सफलतापूर्वक कुचल दिया। ये उनकी शुरुआती लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी, जिसने उनकी स्थिति मजबूत की। और फिर भदानकों का जिक्र आता है, ये कौन थे? भदानक एक और शक्ति थे जो संभवतः आज के हरियाणा के रेवाड़ी और अलवर क्षेत्र के आसपास शासन करते थे। वो चाहमानों के लिए खतरा बन रहे थे। पृथ्वीराज ने लगभग 1182 ईस्वी में उन पर हमला किया और उन्हें हराया। इससे चाहमान राज्य की दक्षिणी सीमा सुरक्षित हुई। तो गद्दी संभालते ही उन्होंने काफी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की। पहले आंतरिक विद्रोह दबाए, फिर पड़ोसी खतरा खत्म किया। बिल्कुल, ये उनकी शुरुआती सैन्य सफलताएं थीं। इसके बाद उनका ध्यान गया दक्षिण पूर्व की ओर, जेजाक भुक्ति यानी आज के बुंदेलखंड पर, जहां चंदेलों का शासन था। चंदेल, महोबा वाले राजा परमारी देव। जी हाँ, वही। लगभग 1182-83 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेल राजा परमार्दी देव पर हमला किया और महोबा जीत लिया। इसी युद्ध से आल्हा और ऊदल की प्रसिद्ध कहानियां जुड़ी हैं, जो परमार्दी देव के वीर सेनापति थे। आल्हा ऊदल, हाँ, उनकी वीरता के किस्से तो बहुत सुने हैं। तो ये इस युद्ध से संबंधित है? हाँ, लोक कथाओं में उनका बहुत जिक्र है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य थोड़े अलग हो सकते हैं, पर यह जीत पृथ्वीराज के लिए एक और बड़ी सफलता थी। इसके बाद गुजरात के चालुक्यों से भी उनके संबंध रहे। हमने अर्णोराज के समय सुना था कि रिश्ते ठीक नहीं थे बाद में। हाँ, गुजरात के चालुक्यों या सोलंकियों से पृथ्वीराज के रिश्ते थोड़े जटिल थे। कुछ स्रोत कहते हैं कि चालुक्य शासक भीम द्वितीय से उनका लंबा संघर्ष चला। शायद दोनों राज्यों की सीमाएं टकराती थीं और दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। संघर्ष या कुछ और भी था? कुछ बाद के वृत्तांत, जैसे पृथ्वीराज रासो में मैत्रीपूर्ण संबंधों और यहां तक कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की मृत्यु का बदला लेने के लिए गुजरात पर हमले की बात भी है। कुछ कहानियों में आबू की राजकुमारी से विवाह को लेकर भी दोनों में प्रतिस्पर्धा बताई जाती है, लेकिन समकालीन शिलालेखों से संघर्ष की पुष्टि ज्यादा होती है। हो सकता है कि संघर्ष के बाद कोई संधि हुई हो। तो यहाँ थोड़ी अस्पष्टता है। और कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद, उनका नाम तो पृथ्वीराज चौहान के साथ बहुत जोड़ा जाता है। हाँ, कन्नौज के गहड़वाल उस समय उत्तर भारत की एक और बड़ी शक्ति थे। राजा जयचंद एक शक्तिशाली शासक थे। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच प्रतिद्वंदिता स्वाभाविक थी, क्योंकि दोनों ही अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। और संयोगिता की कहानी, जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम प्रसंग और स्वयंवर से अपहरण, ये कितना ऐतिहासिक है? देखिए, संयोगिता की कहानी का सबसे विस्तृत वर्णन चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ये कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसे काव्यात्मक कल्पना मानते हैं। रासो एक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ है जिसने पृथ्वीराज की छवि घड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन उसे शब्दशः इतिहास मान लेना सही नहीं होगा। हाँ, ये संभव है कि गहड़वालों और चाहमानों के बीच राजनीतिक तनाव रहा हो, जिसके कारण बाद में ऐसी कहानियां बनी। कुछ संकेत कन्नौज पर हमले या सीमा संघर्ष के मिलते हैं, पर वो भी बहुत स्पष्ट नहीं। तो मतलब पृथ्वीराज ने अपने शासनकाल में लगभग सभी पड़ोसी शक्तियों से लोहा लिया। नागार्जुन, भदानक, चंदेल, चालुक्य और शायद गहड़वाल भी। बिल्कुल, वो लगातार युद्धों में व्यस्त रहे। उनका राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला था और उसे बनाए रखने और विस्तार करने के लिए ये संघर्ष जरूरी थे। लेकिन शायद यही निरंतर संघर्ष उनकी शक्ति को कहीं ना कहीं बिखरा भी रहे थे। और इसी पृष्ठभूमि में एंट्री होती है मोहम्मद गोरी की। सही, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, घुरिद सल्तनत का शासक। उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी नजरें दिल्ली और अजमेर पर थीं। पृथ्वीराज चौहान उस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थे। और फिर हुआ तराइन का पहला युद्ध, साल 1191 ईस्वी। हाँ, तराइन आज के हरियाणा में थानेसर के पास के मैदान में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। निर्णायक जीत थी ये, बिल्कुल निर्णायक। गोरी की सेना भाग खड़ी हुई और खुद गोरी भी बुरी तरह घायल हो गया और बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकला। पृथ्वीराज की ये एक शानदार जीत थी, लेकिन गोरी बच निकला। हाँ, और यही शायद सबसे बड़ी चूक कह सकते हैं, या स्थिति की मांग कह लीजिए। गोरी वापस गजनी गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो 1 साल तक पूरी तैयारी करता रहा, अपनी सेना को फिर से संगठित किया और बेहतर रणनीति के साथ लौटा। और अगले ही साल 1192 ईस्वी में फिर से तराइन के मैदान में तराइन का दूसरा युद्ध। जी हाँ, इस बार पासा पलट गया। गोरी ने शायद ज्यादा तैयारी और कूटनीति से काम लिया।
कुछ विवरण कहते हैं कि उसने पृथ्वीराज को धोखे में रखा। युद्ध के दौरान राजपूत सेना की व्यूह रचना शायद उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी पिछली बार थी। और नतीजा? नतीजा पृथ्वीराज चौहान की हार के रूप में निकला। उनकी सेना पराजित हुई। और फिर उनकी मृत्यु? इसको लेकर भी अलग अलग बातें हैं ना? हाँ, उनकी मृत्यु को लेकर कई मत हैं। पृथ्वीराज रासो कहता है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जहां उन्होंने शब्दभेदी बाण से गोरी को मारा और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। लेकिन ज्यादातर समकालीन फारसी इतिहासकार कहते हैं कि उन्हें बंदी बनाया गया, कुछ समय तक अजमेर में गोरी के अधीन शासन करने दिया गया, लेकिन जब उन्होंने विद्रोह की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया। लेकिन अंततः 1192 में ही उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, लगभग 1192 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये हार सिर्फ एक राजा या एक वंश की हार नहीं थी, ये बहुत दूरगामी साबित हुई। इसने उत्तर भारत के दरवाजे तुर्क शासन के लिए खोल दिए। दिल्ली सल्तनत की नींव इसी जीत के बाद पड़ी। तो ये जो चाहमानों का पूरा इतिहास हमने देखा, इसमें लगातार बाहरी और आंतरिक चुनौतियां बनी रहीं। बिल्कुल। एक तरफ तो उन्हें गजनवियों और फिर गौरियों जैसे शक्तिशाली बाहरी आक्रमणकारियों का लगातार सामना करना पड़ा, जो उत्तर पश्चिम से आ रहे थे। और दूसरी तरफ वो अपने पड़ोसी भारतीय राज्यों से भी लगातार उलझे रहे। गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमर, जिन्हें बाद में उन्होंने हराया, मालवा के परमार, जिजाक भुक्ती, बुंदेलखंड के चंदेल और कन्नौज के गहड़वाल। इन सब से उनके रिश्ते या तो सीधे संघर्ष के थे या फिर तनावपूर्ण थे। तो ये दो तरफा दबाव था। क्या ये कह सकते हैं कि इन आपसी संघर्षों ने उन्हें बाहरी खतरे के सामने कमजोर किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इतिहासकारों के बीच। देखिए, ये सच है कि उस समय उत्तर भारत के राजपूत राज्यों में एकता का अभाव था। वो आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर वो मिलकर बाहरी आक्रमण का सामना करते तो शायद नतीजा कुछ और होता। लेकिन हर राज्य अपनी संप्रभुता और विस्तार के लिए लड़ रहा था। ये कहना कि सिर्फ आपसी लड़ाई ही हार का कारण थी, शायद सरलीकरण होगा, पर इसने उनकी स्थिति को मजबूत तो नहीं किया, ये तय है। आज के लिए मुझे लगता है हमने काफी विस्तार से चर्चा की है, पर श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। पृथ्वीराज चौहान की वीरता की जो इतनी व्यापक कथाएं हैं, जो लोकमानस में बसी हुई हैं, और दूसरी तरफ तराइन में उनकी हार के जो दूरगामी ऐतिहासिक परिणाम हुए, इन दोनों के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इतिहास और किंवदंती के बीच का संतुलन। और ये भी सोचना दिलचस्प है कि क्या पड़ोसी राज्यों के साथ ये जो निरंतर संघर्ष चल रहे थे, उन्होंने बाहरी ताकतों के खिलाफ उनकी स्थिति को वाकई निर्णायक रूप से कमजोर कर दिया था, या हार के कारण और भी जटिल थे? सोचने वाली बात है। इतिहास कभी सीधा नहीं होता, उसमें कई परतें होती हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सेजवॉक्स चैनल की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल सेजवॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए एपिसोड्स की सूचना आपको तुरंत मिले। साथ ही इस एपिसोड को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करें।
चलिए हम अगले एपिसोड में एक नए और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।